फिर आज की वीडियो में ऐसा क्या खास है? वेल, आज मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा पीसी बिल्ड कैसे करते हैं और साथ में दूंगा कुछ प्रो टिप्स जो पीसी लेने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे कि अंडरबोल्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ओवरक्लॉकिंग और भी बहुत कुछ। ऑल्सो अपन 3 और टॉपिक से बात करेंगे। हाँ, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा वरना तुम लोग वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। तो अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर गेमर हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गेम्स खेलने के लिए घर वाले तो PS5 नहीं दिलाने वाले, बाकी आपके पास अमीर गर्लफ्रेंड है तो बात अलग है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस लेवल का कंटेंट इंडिया में बहुत ही कम लोग बनाते हैं। 2026 आधा खत्म होने वाला है और मार्केट का हाल बहुत ही ज्यादा खराब है। और ये जो 5-7 हजार का तुम्हें रैम पे डिस्काउंट दिखता है ना, मैं सच बताऊं इसे डिस्काउंट थोड़ी बोलते हैं। इतने में तो पहले रैम आती थी। पहले तो रैम के प्राइस फटे, उसके बाद SSD, अब सुनने में आ रहा है कि GPU के प्राइस भी बढ़ने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी इतना महंगा है। अगर अभी एक हाई एंड पीसी बनाने जाए ना तो एक किडनी नहीं, दोनों किडनी बेचनी पड़ जाएंगी। तो इतनी कड़की में भी अगर आपका पीसी बिल्ड करने का मन कर रहा है तो आओ यार शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो कि अपने बजट का हमेशा 40 से 45% GPU लेने में लगाना है। उसके बाद आएगा आपका CPU, मदरबोर्ड, फिर छोटी मोटी चीजें जैसे कि रैम और SSD। एक गलत डिसीजन तुम्हारा बजट नहीं ना जाने क्या क्या जला सकता है। पीसी कंपोनेंट्स के प्राइस बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, डेटा सेंटर्स की भूख AKA AI। सबसे पहले एक बात याद रखो, पीसी बिल्ड करना आसान है और गलत पीसी बिल्ड करना और भी आसान है। तो क्या आपको पीसी बिल्ड करना चाहिए? हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो और आपका बजट अलाउ करता है तो ले सकते हो, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भाई लेना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। चलो आपका मन बन गया है और आप गलती से फर्स्ट टाइम पीसी बिल्ड करने वाले हो या लैपटॉप लेने वाले हो तो ये छोटी मोटी चीजें समझ लो। हाँ, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। लाइक CPU, GPU, रैम, SSD, AIO, PSU और भी चीजें बताता हूँ। GPU कौन सा ले, अब ये ना टोटली आप पे डिपेंड करता है। लाइक कोडिंग करनी है, AI/ML सीखना है, या गेम डेवलपमेंट में जाना है, या एडिटिंग करनी है। जैसे कि मैं गेम डेवलपर हूँ तो मेरे लिए RTX 4070 ग्राफिक्स कार्ड भी एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू माई प्रोजेक्ट। मैं किस लेवल के गेम्स बनाता हूँ ये उस पर डिपेंड करता है। GPU लेने से पहले अपन अंडरवोल्टिंग समझ लेते हैं। तो भी ऑल नो, जब भी अपन कोई हैवी टास्क करते हैं तो GPU भयंकर हीट होता है। तो यहाँ पे ना अंडरवोल्टिंग से ये होता है कि आपका GPU थोड़ी कम पावर लेता है, परफॉर्मेंस भी सेम देता है और ठंडा भी रहता है, जिससे बेसिकली ये होता है कि आपका GPU की शेल्फ लाइफ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। एनवीडिया की बात करें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट यू गो विथ RTX 3050। हाँ, मुझे खुद अजीब लग रहा है कि 2026 में RTX 3050 सजेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे RTX 20 सीरीज कोई सेंस नहीं बनाता। प्राइस देखा जाए तो 8GB रैम भी बहुत है। हाँ, आपको 4K लेवल के गेम्स खेलना है तो 12 से लेके 16GB वाली ग्राफिक्स कार्ड लेना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्त के पास ना RTX 3080 है एंड मैं उस पे 007 फर्स्ट लाइट चेक कर रहा था एंड मुझे पता चला 4K में वो 30 से 35 FPS निकाल पा रहा था रॉ परफॉर्मेंस के अंदर। हाँ, DLSS लगा के आप 45 से 50 FPS निकाल सकते हो। स्टिल 1080p में अल्ट्रा लेवल पे वो 90+ FPS निकाल रहा था। प्राइस टू परफॉर्मेंस देखा जाए तो RTX 4070 और 5070 12GB ये आराम से आपको 1440p और 4K लेवल की गेम्स खिला सकता है। हाँ, आप एडिटिंग करते हो तो 4K की टाइमलाइन में कोई लैग नहीं मिलेगा। अगर आपको बजट में गेम्स खेलना है तो AMD की ग्राफिक्स कार्ड बेस्ट है। तो बजट में RX 6700 XT, ऑल्सो इसमें 12GB रैम है तो मजा ही आ जाएगा। और मिड रेंज में RX 1700 XT और हाई एंड में RX 9070 XT बेस्ट है। ये भी आपको 4K में अच्छे से गेम्स खिला सकता है। अब बहुत से लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि यार मैंने एक अच्छा GPU खरीदा है तो मैं उसको अल्ट्रा सेटिंग्स पे ही खेलूंगा, पूरी पावर नहीं छोड़ लूंगा। पर मेरे दोस्त, एक्चुअल में ये होता है कि अल्ट्रा सेटिंग्स इज नॉट इक्वल्स टू बेस्ट एक्सपीरियंस। ऑप्टिमाइज सेटिंग्स पे गेम्स खेलने से बेसिकली ये होता है कि आपका GPU थोड़ा कम हीट करता है, लैग और स्टटर्स देखने को नहीं मिलते, इवन 1% लॉस भी बहुत कम मिलता है। CPU, इसे कैसे चूज करें? वेल, सिंपल है। अगर गेमर हो तो AMD के लिए जाओ। नाउ जोक असाइड, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट हैं। जैसे लैपटॉप में होता है ना नेमिंग स्कीम, वैसे डेस्कटॉप में भी होता है। लाइक इंटेल में K मतलब आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, F मतलब इसमें कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होती है, तो एडिशनल आपको एक GPU लेना ही पड़ेगा। AMD में ऑलमोस्ट सारे ही CPU को आप ओवरक्लॉक कर सकते हो और इनकी जो X और XT सीरीज है भाई तगड़ी परफॉर्मेंस देती है। अगर अभी आप GPU अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप AMD का G सीरीज CPU ले सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है। इतना ही नहीं, आपको CPU लेने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है, लाइक CPU सॉकेट, कोर्स, थ्रेड्स, क्लॉक स्पीड, पावर ड्रॉ कितना है, TDP कितनी है और भी बहुत कुछ। देखो, CPU को ठंडा रखने के लिए ना 2 ही चीज बेस्ट है, एक टावर कूलर, दूसरा लिक्विड कूलर।
लिक्विड कूलर में दिक्कत ये आती है कि वो टाइम के साथ ना खराब हो जाता है क्योंकि उसमें पंप यूज होता है। बाकी आपके सीपीयू के अकॉर्डिंग एक अच्छा सीपीयू कूलर ले ही लेना। पर्सनली मेरे लिए आरजीबी इतना कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि मैं ना स्टोरी गेम्स ज्यादा खेलता हूँ, तो मुझे थोड़ा अंधेरा पसंद है। SSD की बात करें तो मिनिमम 512 GB, क्योंकि 2 गेम्स डालने के बाद तो वैसे भी भर जाती है। ऑनेस्टली 1 TB ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है अगर बजट अलाउ करे तो। उसमें भी आप Gen 4 वाली SSD ले रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप Gen 5 वाली SSD ले रहे हो और उसमें हीट सिंक मिलता है तो अच्छी बात है। अगर हीट सिंक नहीं मिलता है तो प्लीज एक्सटर्नली खरीद के लगवा लेना, क्योंकि उनकी रीड और राइट स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर नहीं लगाओगे तो बहुत जल्दी फूक जाएंगी, वैसे भी बहुत महंगी है। अब आते हैं रैम पे, तो मेरे पास जो रैम है 32 GB की, ये 32 GB की है, DDR4 नहीं DDR5 है। गेस करो कितने की है? मैंने इसे 8 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ 12,000 में खरीदी थी और आज के टाइम पे इसका प्राइस 50,000 तक पहुंचने वाला है। साला इतने में तो अपन PS5 ले सकते हैं डिस्क एडिशन वाला। प्रो टिप, 16 GB की रैम में तुम्हारे सारे गेम्स और सारे सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, क्योंकि जब प्राइसेस नॉर्मल थे तब 32 GB की रैम अच्छी लगती थी, पर जब प्राइस ऐसे है तो नहीं, आई थिंक नहीं। तो मुझे ना बहुत से लोगों का मैसेज आता रहता है इंस्टाग्राम पे, मुझसे पूछते हैं कि यार रैम के प्राइसेस कब कम होंगे। तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ, आखिरी टाइम ऐसी कौन सी चीज़ है जो महंगी होने के बाद सस्ती हुई? आज की डेट में पीसी बिल्ड करना इज़ नेक्स्ट इम्पॉसिबल। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं 2028 के बाद शायद सस्ती हो तो मैं भी रैम अपग्रेड कर पाऊँ। क्या? ये क्या बक रहे हो? एक तो ना वर्ल्ड में 3 ही कंपनीज हैं जो रैम मैन्युफैक्चर करती है, सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रॉन। और माइक्रॉन का जो सब ब्रांड है क्रूशियल, इसकी तो कंपनी शट डाउन हो गई। यार मैंने अभी कुछ महीनों पहले रैम खरीदी है, बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट न्यूज हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइनीज रैम मैन्युफैक्चरर CXMT भी अब रैम बनाने लगी है। तो शायद OEM लेवल्स पे कुछ लैपटॉप्स में आ चुकी है और कुछ में आने वाली है। मदरबोर्ड पे आते हैं। अब AMD में बिल्ड कर रहे हो तो AM4 नहीं AM5 सॉकेट पे जाना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी CPUs लॉन्च होंगे वो इस पे आसानी से सपोर्ट कर जाएंगे। हाई एंड मदरबोर्ड में X870E और मिड रेंज में B850 अच्छे हैं। इंटेल में बात करें तो 13 और 14 जनरेशन के जो CPU आए थे उनकी हालत बहुत ही पतली थी, तो कोर अल्ट्रा सीरीज में जा सकते हो। हाई एंड बनाना है तो MSI का Z890 मदरबोर्ड और नॉर्मल यूसेज में B860। वैसे एक बार ऑफलाइन मार्केट पे भी जाके चेक कर लेना, बहुत हद तक तुम स्कैम्स से बच जाओगे, क्योंकि हो सकता है तुम मंगाओ ग्राफिक्स कार्ड मिल जाए ईंट। एक चीज छूट गई थी विच इज PSU, पावर सप्लाई यूनिट। प्लीज एक ढंग का PSU लगाना, वरना तुम्हारे सारे पैसों में आग लग जाएगी। मान लो तुम्हारे पीसी की रिक्वायरमेंट 750 वॉट की है, पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट यू गो विथ 850 वॉट्स, उसमें भी 80+ गोल्ड। हो सके तो 1000 वॉट भी लगा सकते हो। पर भाई रिक्वायरमेंट तो 750 वॉट की है, तो 1000 वॉट क्या करेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। 1000 वॉट के PSU लगाने का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारा पीसी को 1000 वॉट ही सप्लाई होगा। पीसी को जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ उतना ही लेगा। 1000 वॉट से ये होता है कि मान लो कल को अगर आप एक GPU अपग्रेड करते हो तब आपको PSU चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक सिंपल सवाल, तुम पीसी क्यों लेना चाहते हो? अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गेम्स ही खेलना है तो PS5 ले लो, क्योंकि बजट में 4K लेवल की गेम्स ये आराम से खिला सकता है। कोई ड्राइवर इशू नहीं, कोई लैग नहीं, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ही प्रॉब्लम है इसमें, तुम पीसी से कंपेयर नहीं कर पाओगे नेटिव 4K। PS5 में गेम्स खेलना है तो हाँ तुम्हें बाय ही करना पड़ेगा या फिर सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, इसमें कोई जुगाड़ नहीं चलता। लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि सोनी जितने भी उनके अपकमिंग गेम्स है लाइक गोस्ट ऑफ योटे, वुल्वरीन, ये सब पीसी पे लॉन्च नहीं करने वाला। तो यहाँ पे PS5 थोड़ा अपना एज ले जाता है। ऑब्वियसली सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर लॉन्ग टर्म में PS5 थोड़ा महंगा ही पड़ता है, क्योंकि पीसी में आप मल्टीपल स्टोर्स पे डिस्काउंटेड रेट पे गेम्स खरीद सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीसी आप अपग्रेड कर सकते हो। PS5 में ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ SSD बढ़ा सकते हो, और क्या होगा। वैसे भी GTA 6 तो PS5 पे रिलीज होने वाला है, पीसी पे तो शायद 2 साल लग जाए। भले ही चाहे सोनी PS5 के प्राइस 65,000 कर दे, चाहे 70,000, अभी भी टाइम है, ले सकते हो। मेरे यहाँ तो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। वहीं तुम मेरी तरह क्रिएटिव फील्ड में हो, कोडिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, गेम डेवलपर हो, तो आराम से एक गेमिंग लैपटॉप ले लो या फिर एक पीसी बिल्ड कर लो विद ग्राफिक्स कार्ड। आप कटिसिप की बात कर लें, देखो जिसके पास एप्पल है वो एप्पल पे ही जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो 60 हर्ट्ज भी आज भी स्मूथ डिस्प्ले है। और प्लीज भूल के भी मैकबुक नियो मत ले लेना, क्योंकि उतने प्राइस में एक ढंग का विंडोज लैपटॉप आ जाएगा विथ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। हाँ, बैटरी बैकअप की बात अलग है। बाकी मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, मैक मिनी अच्छी डिवाइस है, इन्हें ले सकते हो। और हाँ, रैम और SSD देख के लेना, इसके बारे में आगे बात करते हैं। और एक जनरेशन पुराना भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लेटेस्ट जनरेशन है M5, अगर उसे M4 से कंपेयर करें तो 10 से 15% का मैक्स टू मैक्स जंप मिलता है परफॉर्मेंस में। और स्टूडेंट आईडी लगा के तो मजे ही मजे हैं। वैसे मैं पहला लैपटॉप मैकबुक ही लेने वाला था, पर
मेरे को चलाते नहीं बन रहा था, मुझे कोचिंग करनी पड़ी उसके लिए, इसलिए मैं विंडोज़ ले लिया। तो करेंटली आपके पास कोई पुराना पीसी या पुराना लैपटॉप पड़ा है और आप उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो दो ही तरीके हैं। देखो, लैपटॉप में CPU GPU तो अपग्रेड होते ही नहीं, पर पीसी में अपग्रेड हो जाते हैं, CPU और GPU दोनों। बाकी एक किडनी में तो RTX 5060 Ti मिल ही जाएगा। आखिर गाड़ी तो वही अटक जाती है ना कि रैम और SSD अपग्रेड करे तो करे कैसे? अगर गलती से आपके पास मैकबुक है तो अपग्रेड, एप्पल भी लाइक वो क्या होता है, ये शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। बाकी लैपटॉप लेते टाइम मेक श्योर करना कि उसमें रैम और SSD के एक्स्ट्रा स्लॉट मिले, क्योंकि हो सकता है जब फ्यूचर में शायद प्राइसेस स्टेबल हो जाए तब आप अपग्रेड कर पाओ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। तो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़े अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जो चीजें मैंने फेस करी हैं और जो सॉल्यूशन मैंने निकाले मैं बताता हूँ। क्योंकि बीस्ट पाला है तो भाई मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। जैसे कि आपका हैवी यूसेज रहता है तो टेक्निकली आपको 6 से 8 महीने में अपने लैपटॉप का थर्मल पेस्ट चेंज करना ही करना पड़ेगा, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। लैपटॉप है तो बैटरी डिस्कनेक्ट करो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से उसको क्लीन कर लो, फ्रेश पेस्ट लगाओ और एंजॉय। ये सब होने के बाद लैपटॉप आपका थोड़ा लेट ऑन होगा, तो थोड़ा घबराना नहीं है क्योंकि आपने बैटरी डिस्कनेक्ट करी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। बाकी लिक्विड मेटल है तो भाई आपसे बने तो अच्छी बात है, वरना सर्विस सेंटर जिंदाबाद। ये सब करने के बाद भी अगर आपका लैपटॉप या पीसी स्लो चले तो मैं बोल रहा हूँ भाई लिनक्स इंस्टॉल कर लो। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये मेरे मित्र के लैपटॉप की है। भाई ने 3 साल खूब गेमिंग करी, जब थर्मल पेस्ट चेंज करने की बारी आई तब थर्मल पेस्ट बचा ही नहीं था, पूरा पपड़ी बन चुका था। और पीसी में कैसे थर्मल पेस्ट चेंज करना है, इतना तो कर लोगे यार, ये तो सिंपल है भाई। बाकी बेसिक फैन क्लीन कर लो, HDD है तो SSD करवा लो, बैटरी खराब है तो बैटरी रिप्लेस कर लो। अगर आप प्लग इन करके ही यूज करते हो तो आपकी मर्जी। मैं तुम्हें 2-3 सॉफ्टवेयर बताता हूँ जो तुम्हारे पीसी या लैपटॉप के कंपोनेंट्स की हेल्प बता सकते हैं। तो अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लो, जो खराब है उसे रिप्लेस कर लो। जैसे कि अपना MSI आफ्टरबर्नर, आपने बहुत से क्रिएटर्स को देखा होगा, ये लोग ओवरलेज लगा देते हैं गेम प्ले दिखाने के लिए, पर ये सिर्फ FPS ही नहीं दिखाता, ये आपके CPU GPU के ओवरऑल टेम्परेचर बताता है, इवन रैम और VRAM कितनी यूज हो रही है वो भी बताता है। पर अपन को यहाँ पे ना 2 चीज पे फोकस करना है, वो है CPU GPU के ओवरऑल टेम्परेचर। अगर आपके पास लैपटॉप है और वो 70-75 डिग्री जा रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है और उसका टेम्परेचर 90+ जा रहा है तो आपको थर्मल पेस्ट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। देन आता है अपना क्रिस्टल डिस्क इन्फो। इसके अंदर आप अपने SSD और HDD की स्पीड चेक कर सकते हो, इवन इसकी कंडीशन कैसी है, अच्छी है, बेकार है, ये भी बता देगा। देन लास्ट में अपना आता है HW इन्फो। अब ये ना आपके पीसी में जितने भी सेंसर्स होते हैं ये सब का डेटा एक ही जगह लाके रख देता है। अब इसके अंदर आपको ना 2 चीज़ पे फोकस करना है, वो है CPU हॉटस्पॉट और GPU हॉटस्पॉट। बस ये छोटी मोटी चीज़ें और छोटी मोटी ऑप्टिमाइजेशन, छोटी मोटी केयर आपके पीसी की लाइफ बढ़ा सकती है। एक और प्रॉब्लम थी जो मैंने फेस करी, विच इज इसका कभी कभी ब्लूटूथ गायब हो जाता था। तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, इसका विंडोज़ रीसेट कर दिया, ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया, रीइंस्टॉल कर डाला, फिर भी सेम प्रॉब्लम। मुझे लगा यार खर्चा बढ़ने वाला है। फिर एक दिन मैंने इसे खोल के क्लीन कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे लगा हैं मैं फालतू में इतना घबरा रहा था। भाई मेरा तो हो गया, मैं जा रहा हूँ सोने। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आई एम सो सॉरी, पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।